श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी श्री हरि विष्णु तथा बृहस्पति देव की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्रोत द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य हम प्रस्तुत किया करते हैं और इसका लघु रूप हम अलग से भी नित्य प्रस्तुत करते रहे हैं जो आपके सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं और होते हैं वैदिक पंचांग से लिए जाते हैं तथा ध्वनि और छवि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। पंचांग हम नित्य प्रस्तुत करते रहते हैं और यह 5 भागों में होता है क्योंकि पंचांग के 5 अंग हैं और इस प्रस्तुति के भी 5 अंग। तो चलिए परिचय हो जाए इन 5 अंगों से, 5 भागों से दैनिक पंचांग की। पहला भाग जो प्रस्तुति का है वह पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु रूप अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध रखता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थायी रूप से है और आज अस्थायी रूप से जहां भ्रमण कर रहे हैं, दोनों को मिलान करके आज का दिन कैसा होगा, कौन से नक्षत्र का प्रभाव किस जातक पर कैसा पड़ेगा, यह हम गणना करते हैं जिसे ताराबलम कहते हैं। नक्षत्र को बोलचाल की भाषा में तारा भी कहा जाता है। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है जो पूरे भविष्य के बारे में किसी भी जातक का बताता है। दशा महादशा कैसी होगी और ग्रहों के कुंडली का फल कैसा होगा, आपसे संपर्क में आने वाले जातक से संपर्क में आने वाले व्यक्ति से कैसा संबंध रहेगा, यानी लाभदायक या पीड़ादायक होगा, आदि आदि। तो विशेष चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग नक्षत्र से हटकर राशि पर है। चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में स्थायी रूप से और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है। यह ज्योति एक प्रकार का ज्योतिष मुहूर्त है, काफी उपयोगी है। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, कौन सा शुभ काल किस कार्य करने के लिए उत्तम है। यह दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्य जैसे पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र और नए काम की शुरुआत आदि करने के लिए यह चौघड़िया बहुत ही कारगर। विशेष चर्चा प्रस्तुति में, विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम अंक में ही जन्म लेते हैं, अंक के गोद में ही खेलते हैं और अंक हमें का हम पीछा करते हैं, अंक भी हमें पीछा करते हैं। तो इस प्रकार अंकों की दुनिया से हम अलग नहीं हो सकते। अंक से हम शुरू करते हैं और हमारे जाने के बाद भी अंक रहता है। तो चलिए अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहेगा यह हम मूलांक और भाग्यांक से जानने का प्रयास करते हैं और अंक ज्योतिष के महत्ता को देखते हुए संक्षिप्त अंक ज्योतिष पर जो मूल सिद्धांत है उस पर थोड़ी चर्चा पहले भाग हल्का सा करेंगे ताकि आपके लिए ज्ञान बढ़ सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको प्रस्तुति में ले चलते हैं। इसके पूर्व थोड़ी सी चर्चा पंचांग। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु यह उससे कहीं बढ़कर है।
पंचांग व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन कर स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। पंचांग अतः पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, और ताकि वे भी जीवन में अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए सीधे से पंचांग की तरफ चलते हैं। पहले भाग में आपको ले चलते, स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग में। आज का दिनांक 11 सितंबर 2025, माह अश्विन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5000। आज का सूर्योदय 5:34 पर, सूर्यास्त 5:58 पर, सनराइज एट 5:34 PM एंड सनसेट एट 5:58 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने पर एक दही का सेवन कर यात्रा करें, यात्रा में शुभता। पंचांग के पांचों अंक, वार गुरुवार, तिथि अपराह्न 12:45 तक चतुर्थी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात पंचमी, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 1:58 तक अश्विनी, उसके बाद भरनी। योग संध्या 5:05 तक ध्रुव, उसके बाद व्याघात। करण अपराह्न 12:45 तक बालव। तत्पश्चात देर रात्रि 11:20 तक कौलव, और फिर तक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:11 अपराह्न तक। अमृत काल दिन के प्रातः 7:23 से 8:51 अपराह्न तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:34 से 1:58 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:50 से 2:40 अपराह्न तक। गोधूली विरह संध्या 5:58 से 6:21 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:23 से मध्य रात्रि 0:09। देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के अपराह्न 1:19 से 2:52 तक। गुलिक काल प्रातः 8:40 से 10:13 दिन तक। यमगंड प्रातः 5:34 से 7:07 प्रातः तक। और वर्ज मुहूर्त दो भागों में, दिन के 10:18 से 11:46 दिन तक। और फिर रात्रि में 10:46 से मध्य रात्रि 0:14। गणमूल प्रातः 5:34 से 1:58 अपराह्न तक। और पंचकाज नहीं। ये रहे हमारे अशुभ मुहूर्त। एक भूल सुधार, अमृत काल प्रातः 7:23 से 8:51 प्रातः तक है, अपराह्न तक नहीं। भूल के लिए क्षमा प्रार्थना। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो सभी ग्रह पूर्ववत स्थिति में है। केवल चंद्रदेव मेष राशि में आ चुके हैं और केतु के नक्षत्र। शेष ग्रह पूर्ववत अपने नक्षत्रों और राशियों में। यदि हम ग्रहों के अंश के अनुसार स्थिति देखें तो बुध देव, मंगल देव, सॉरी, मंगल देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव ये कमजोर अवस्था में आ चुके हैं, और ये राशि परिवर्तन करने वाले। सबसे पहला 13 तारीख को मंगल देव का राशि परिवर्तन होने वाला है।
उसके बाद 18 तारीख को बृहस्पति देव और शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार आज के दिन में मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 4 ग्रह, सम राशि में 1 ग्रह और अपनी ही राशि में सूर्यदेव 1 ग्रह। सूर्य की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं, शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और स्व नक्षत्र में 3 ग्रह। और वे ग्रह हैं मंगल देव, बृहस्पति देव और शनि देव। इस प्रकार शुक्र देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य और चंद्रमा और राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके जो उनका आपस में नक्षत्र परिवर्तन है। बुध शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र बुध के नक्षत्र। तो ये रहा आज का दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं जो चंद्रमा। ओम नमः शिवाय। हाँ, भूल गए हम। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का वास आज कहाँ पर है? तो भोलेनाथ वास का वास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को है, इसलिए कैलाश पर्वत पर है जो सुखद स्थिति है। और उसके बाद वे वृषारूढ़ होते हैं जो अभिष्ट सिद्धि के लिए शुभ है। तो आज भोलेनाथ का वास शुभ स्थिति में है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपको लेकर आ गए हम दूसरे भाग में। और यह तारा बलम जिसे कहते हैं, चंद्रमा जिस गोचर जहां जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं और जहां जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार जन्म कुंडली में होते हैं, उसके अनुसार फल कैसा होगा। यदि आज का दिन का तारा जो नक्षत्र के अनुसार तारा बलम के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉलम में नक्षत्रों को दिखाया गया है, ये नक्षत्र चंद्रमा के आज के गोचर से संबंधित है, भ्रमण से संबंधित है। वहीं तारा बलम के वर्टिकल रोज में जो नक्षत्र दिखाए गए हैं, ये जन्म कुंडली में स्थायी रूप से चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनसे संबंधित है। तो जिस जातक का भी देखना हो, वो दोनों का मिलाकर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉलम मिलाकर, कॉलम और रो को मिलाकर हम देखते हैं कि आज का दिन कैसा है। जब भी जन्म विपत विपत्ति और नैधन में तारा आज का किसी भी जातक का रहे तो शुभ काम से वर्जित किया जाता है और सावधान रहने को कहा जाता है ताकि कोई अशुभता न हो। तो ये सिर्फ तारा बलम कहते हैं। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के अपने फल नहीं होते, ग्रह के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही फल देते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र हैं, ग्रह 9 ही है। फिर कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया और 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखे गए और तीनों श्रेणी जो बने, पहला से 9वां तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा और 19वां से 27वां तक तीसरा। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और ग्रहों को नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा गया। पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से लिया गया, यानी पहले श्रेणी में से पहला, दूसरे में से 10वां और तीसरे में से 19वां, इनको लेकर केतु देव से इसका संबंध जोड़ा गया। और इस प्रकार दूसरा 11वां और 20वां शुक्र देव के स्वामित्व में गए। तीसरा 12वां और 21वां सूर्यदेव के सानिध्य गए। और इस प्रकार बुध के बुध बने 9वें, 18वें और 27वें नक्षत्र के स्वामी। और यह सूची इस प्रकार हुई जो आपके समक्ष है। अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण। चंद्रमा जिसको जन्म जहां पर जिस नक्षत्र में है उसको हम पहले सबसे पहले देखते हैं और उसके अनुसार ग्रह कौन से हैं उसको देखते हैं। और जब ग्रह को देखते हैं
तो वहां वह ग्रह पहला ग्रह होता है जो जन्म नक्षत्र कहलाता है, जन्म ग्रह कहलाता है। वह मिश्रित फल देता है, मूलतः पीड़ा देता है, कुछ खुशियां भी देता है। तो पहला ग्रह मिश्रित फल, उसको हम पीड़ावस्था में ही रखते हैं, अशुभ स्थिति में ही रखते हैं। उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वे शुभकारी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह अशुभकारी होते हैं। तो यदि जन्म, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, तो राहु उसके दूसरा ग्रह बनेंगे, बृहस्पति तीसरा, और इसी क्रम में पांचवा, सातवां सभी ग्रह बनेंगे। तो हम आरंभ में ही जान जाते हैं कि किस व्यक्ति का कौन सा ग्रह हमारा शुभकारी है, कौन सा अशुभकारी। और जब यह जान जाते हैं, तो दशा महादशा का फल भी हम पहले से ही जान जाते हैं कैसा होने की संभावना है। और शुभ ग्रह दशा महादशा की स्थिति में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, उसकी योजना बनाकर, अग्रिम योजना बनाकर। और अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं चुनौती को का सामना करने के। कुंडली में जन्म कुंडली में चंद्रमा, विभिन्न ग्रह जहां भी बैठे हों, उनकी स्थिति को देखते हुए नवतारा चक्र से हम ये जान सकते हैं कि उनके फल अच्छे होंगे या क्या पीड़ादायक। उसी तरह से जो हमारे पीड़ादायक ग्रह बन गए, उनके नक्षत्र जो भी होंगे, उन नक्षत्रों में जो जन्मे जातक हैं, उनसे यदि हमारा संबंध होता है किसी भी रूप में, चाहे व्यापार में, कार्यालय में, बॉस के रूप में, अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में, या कहीं भी घर में, समाज में, तो वह हमें पीड़ादायक देता है, हमारे लिए असुविधा देता है। तो हम आगे से ही जान सकते हैं कि वह फल हमारे लिए कैसा होगा, या हम उसके लिए कैसा होंगे, ये दोनों जान सकते हैं। और ये जब जानेंगे, फिर हम अपने आप को उसी तरह से सावधान रखेंगे ताकि हमें अशुभता कम सामना करना पड़े। तो इन स्थितियों को हम नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। विशेष प्रस्तुति हम YouTube पर रखे हुए हैं, नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, जरूर देखें और लाभान्वित हो। तो चलिए आज के ताराबलन को देखते हैं, आज के चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं और उसके अनुसार फल कैसा है। तो चंद्रमा आज अश्विनी और माघ, अश्विनी नक्षत्र में 1:58 तक है, उसके बाद पूर्व भाद्रा में जाते हैं। जिस जातक का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, उसके लिए पहला भाग अति मित्र का होता है और दूसरा भाग जन्म का होता है। जन्म का नक्षत्र जो होता है, जन्म का जो ग्रह होता है, वो पीड़ादायक होते हैं, इसलिए वह शुभ नहीं है। उसके बाद उसके पहले का शुभ है। यदि जातक को आज कोई काम करना है, तो 1:58 तक शुभ कार्य कर लें, बेहतर हो। और यदि जन्म के किसी भी जातक का जन्म विपत प्रत्ययी नैधन्य में कोई तारा पड़ता हो, तो आज का दिन उसे ख्याल देना चाहिए। दूसरा दूसरा उदाहरण लेते हैं। पुनर्वसु विशाखा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हो, तो पहले भाग में भी शुभता है और दूसरे भाग में अशुभता है। इस प्रकार हम किसी भी एक का फल देख सकते हैं। कोई भी जातक अपने नक्षत्र के अनुसार आज का दिन देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उपाय क्या है। तो हमने पहले भी कहे कि जब भी तारा आपका समस्या कारक हो, पीड़ादायक हो, तो उस मुहूर्त को त्याग दें, या तो कार्य आगे कर लें या बाद करें। और यदि सही से तारा हो, तो फिर आप उसका काम का निष्पादन कर सकते हैं। उपाय के तौर पर किताबों में लिखी हुई उपाय, लेकिन यह इसकी प्रमाणिकता हमारे पास नहीं है, इसलिए हम जोखिम लेने का सलाह नहीं देते। हम तो आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं कि सावधान रहें, ताकि आपके कार्यों में शुभता ही शुभता बनी रहे। केवल जानकारी के लिए प्रस्तुति हम कर रहे हैं कि जन्म का आपका तारा जन्म में हो, पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में हो गुड़ का दान करें, पत्थरी में हो तो नमक का दान करें, और न धन हो मुहूर्त को त्यागे, मजबूरी हुई तो दिल सही स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार हम अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं।
हम आपको अब ले आए हैं तीसरे भाग में। आज के राशि के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं कैसे फल को इंगित कर रहे हैं। तो आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए मेष राशि में चंद्रमा है। मेष राशि के जातक मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक के लिए आज दिन शुभ है। शेष ग्रहों के लिए उतने अच्छे नहीं, सावधान रहने की आवश्यकता है। और यह देखें केवल चंद्र राशि के अनुसार, लग्न या सूर्य की राशि के अनुसार नहीं, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि के अनुसार आप देखें कि आपके फल आज कैसे हैं। राशि संख्या भी हमने लिखा है और उनके समक्ष राशि का नाम भी लिखा हुआ है। आप उसे देखें, समझें और अपनी राशि को पकड़ें और फिर फल देखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम चौथे भाग में आपको लेकर आए हैं, चौघड़िया मुहूर्त जिसे कहा जाता है। यह चौघड़िया मुहूर्त शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह शुभ कार्य पूजा पाठ हो या पहला बार कोई काम किया जा रहा हो। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्यों के लिए यह उपयोग। संक्षेप में चौघड़िया के बारे में बताते हैं कि चौघड़िया पर हमने ऐसे विशेष प्रस्तुति चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में यूट्यूब पर दे रखा। आप उसे सुने, लाभान्वित। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया आदि जो हर दिन का आदि को जो चौघड़िया होता है, आरंभ का चौघड़िया वही अंत का चौघड़िया हो सकता है। उसी तरह रात्रि आरंभ का चौघड़िया होता है, रात्रि समाप्ति का चौघड़िया होता है। तो इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं और ये अलग अलग ग्रह विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है और उपयोगी। तो चलिए चौघड़िया को जब देखते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि दिन का चौघड़िया तो राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। और तब हम चौघड़िया को जब देखते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी चौघड़िया हमारे लिए आज का काल रात काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित न हो, और रात्रि का काल रात्रि। तो यानी अशुभता की से चौघड़िया दिव्याप्त न हो। आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसा है। तो आज का चौघड़िया शुभ चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, शुभ चौघड़िया से दिन का समाप्ति हो रही है, और रात्रि का अमृत चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, अमृत चौघड़िया से समाप्त हो रही है। और अपराह्न के अमृत चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, और शुभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। इन चौघड़िया को परित्याग करना चाहिए, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपको हमको लेकर चलते हैं 5वें और अंतिम भाग में, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, उसी में रहते हैं। अंक भी हमारे साथ पीछा नहीं छोड़ते, अंक का हम पीछा नहीं छोड़ते, और दोनों एक दूसरे के पीछे रहते हैं, मतलब यानी दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और इस प्रकार अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। तो अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है, और अंक ज्योतिष में एकल अंक ही प्रयोग में आते हैं, वे हैं 1 से 9। शून्य का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 तक अंक जो भी एकल अंक होते हैं उन्हीं का उपयोग गणना में लिया जाता है। तो हमारे साथ पास यदि 1 से ज्यादा अंक वाले समूह वाले कोई अंक आ गए तो उनमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसका उपयोग किया जाता है। और 1 से 9 तक अंक यदि देखें तो 5वां अंक मध्यम अंक होता है, जो कहता है यह तुलन का कार्य करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, अपने से पूर्व के अंकों को और बाद के अंकों का। इन अंकों के राजा अलग अलग शासक ग्रह होते हैं और अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इनको की दुनिया में। एक का सूर्य, दूसरा को चंद्रमा, तीसरा को बृहस्पति, चौथा को राहु, 5वां को बुध, छठा को शुक्र, 7वां को केतु, 8वां को शनि, 9वां को मंगल। इन ये शासक ग्रह हुए।
उसी तरह एक को राजा के नाम से पुकारा जाता है, दूसरा को रानी से। राजा या सरकार से पुकारा जाता है एक को, रानी से पुकारा जाता है दूसरे को, तीन को बृहस्पति गुरु से बताया जाता है कि गुरु या सलाहकार, ये तीन से आते हैं, चार शरारती तत्वों से आते हैं, नियम को तोड़ने वाले व्यक्ति शख्सियत से आते हैं, पांच राजकुमार हुआ करते हैं, छठा मंत्री होता है या सुख सुविधा राजा को देते हैं या प्रजा को, वह होता है छह तकनीक वाला। सात केतु धर्म गुरु होता है, धर्म गुरु और जो भविष्य के बारे में जो होने वाली घटनाओं है उसका आभास हो, उसे भी सात अंकों से देखा जाता है। आठ अंक नीचे तबके के लोग, नौकर, चाकर, अधीनस्थ कर्मचारी और न्यायाधीश हो। नौ सेनापति, सेना, पुलिस और चिकित्सक हो। तो ये रहे हमारे कुछ ग्रहों के अंकों के ग्रह और अंकों को किस नाम से पुकारा जाता है। अंक अंक ज्योतिष में हम ईश्वर द्वारा दो प्रकार के अंक होते हैं। एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जिसे स्टैटिक अंक बोला जाता है, स्थिर अंक बोला जाता है, और उससे जो भी अंक निकलते हैं स्थिर होते हैं। और दूसरा डायनेमिक अंक होता है जो कि हम बनाते हैं। तो पहला जो अंक ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जो होता है वह होता है जन्म तिथि। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह एक या दो अंकों के होते हैं और वर्ष चार अंक। तिथि को जब जोड़कर एकल अंक से एक से ज्यादा अंक से जोड़कर एकल अंक बनाते हैं तो वह हमें ड्राइवर देता है, प्राइम नंबर देता है, मूलांक देता है। वही तिथि माह और वर्ष को जोड़कर तब जो अंक निकलता है वह भाग्यांक कहलाता है। 11/9/1950 जिसका जन्म है उसका मूलांक 2 आता है और भाग्यांक 8 आता है। इसे ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं। ये हमारे स्टैटिक अंक होते हैं। जीवन की नैया ठीक से चले, जीवन की गाड़ी अच्छी चले, इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल होना जरूरी है। और इसलिए जो कहता है ड्राइवर का जो अंक है 2, इस स्थिति में और 8 आपस में तालमेल नहीं होगा तो जीवन की नैया पर जीवन के जो बस है वो चलने में बड़ी बाधाएं होगी, इच्छित परिणाम नहीं। डायनेमिक अंक जो होता है वह पहला अंक होता है और हम नामांक उसे कहते हैं जो हम बनाते हैं। अब आप आश्चर्यचकित होंगे, नामांक हम बनाते हैं और वह नामांक कैसे हुआ। नाम में तो अल्फाबेट्स यूज होते हैं, अक्षर का प्रयोग होता है। तो बंधुओं, नामांक में अक्षरों का प्रयोग होता है और ये अक्षरों के अंकीय मूल्य भी होते हैं। और इस प्रकार अंकीय मूल्य जो अक्षरों के होते हैं उनसे नाम को बदल नाम के अक्षरों को परिवर्तित कर फिर जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और तब फलित करते हैं कि कैसा फल होने की संभावना। अंक कैसे हो रहे हैं, यानी मूलांक और भाग्यांक का नामांक दुश्मन नहीं होना चाहिए, हमेशा मित्र हो। क्योंकि मूलांक और भाग्यांक के बाद नामांक ही ऐसा है जो कि जीवन भर इसकी ऊर्जा को देता है, निर्वात गति से और कहीं बिना रुके। इस प्रकार हम अंकों की दुनिया में से यह निकाल सकते हैं कि कौन हमारा कंपेटेबिलिटी की। अब आप जानना चाहेंगे कि अंक हम जब यह सुनिश्चित करना चाहें कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं या दुश्मन, और हम कैसा नाम रखें ताकि यह ड्राइवर और कंडक्टर के मित्र रहे। यह जानने के लिए एक चार्ट आपके समक्ष, एक सूची आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हैं सभी तुल्यांक और भाग्यांक वाले अंकों का शत्रुअंक और सभी मूलांक और भाग्यांक अंकों के लिए पहला अक्षर नाम का जो दर्ज यहाँ दर्शाया गया है वह नहीं होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 है। 2 और 8 आपस में देखें सब, ऐसी स्थिति में नामांक यदि 4 पर जाता है तो वह भी अच्छा नहीं।
क्योंकि 4 2 के भी दुश्मन है और 8 के भी दुश्मन, इसलिए हमें करना है ऐसा नाम होना चाहिए 5 यदि होता है जो दोनों के मित्र होते हैं। तो इस प्रकार हम अंकों के सहारे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आरंभ में नवजात शिशु का ऐसा नाम रखा जाए जो आप उसके लिए भाग्यशाली हो और कहीं भी मूलांक भाग्यांक का टकराव नहीं। तो ये रहे आज के प्रस्तुति, संक्षिप्त परिचय अंक ज्योतिष। अब आपको ले चलते हैं हम आज का दिन कैसा होने की संभावना है। आज 11/9/25 है। पहले भी हम कहते आ रहे हैं कि अभी सितंबर 2025 माह में जिस बच्चे का जन्म होगा उसके मूलांक और भाग्यांक एक ही होंगे। तो जातक का मूलांक 2 बनता है और भाग्यांक भी 2 बनता है। आज के दिन का मूलांक और भाग्यांक एक ही है, 2 मूलांक 2 भाग्यांक। और ये 2 अंक का मित्र बहुत कम है, शत्रु ज्यादा है। यानी 2 अंक जो भाग्यांक है उसका विभिन्न मूलांक से यदि हम जोड़ते हैं, जिनका जो मूलांक है, तो 1 मूलांक वाले का जिनका जन्म 1/10/2028 को हुआ है, 2 मूलांक वाले 2/11/2029 को जन्मे, 3 मूलांक वाले 3/12/21/30 को जन्मे, 5/14/23 को जन्मे 5 मूलांक वाले, 6/15/24 को जन्मे 6 मूलांक वाले। इनके साथ जो 2 मूलांक है जिसके शासक ग्रह चंद्रमा है, मित्रता जैसी संबंध बनेगी। शेष ग्रह शेष अंक वाले मूलांक वाले जातक सावधान है। उसी तरह हम भाग्यांक का भी निकालते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मूलांक या भाग्यांक हमारे लिए कितना लाभदायक। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हमने जल्द की आपके पास समझ रखी है वह आरएसएस प्रमुख, वर्तमान आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत। विस्तृत चर्चा अंग्रेजी वाले में हम इसको करते हैं, लेकिन उसका एक संक्षिप्त भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं अगले दिन की प्रस्तुति के लिए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिले और आप उसे लाभान्वित हो सकें। साथ ही आप साझा करें, सर आप सबों से अनुरोध है, नए और पुराने सब्सक्राइबर से कि साझा करें अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकें और विभिन्न प्रस्तुतियों का ज्ञानवर्धन कर उसका उपयोग अपने अपने शुद्धता के लिए, अपने अच्छे कर्मों के लिए, ताकि जीवन सफल हो, वो उसका उपयोग कर सके। इन्हीं प्रस्तुतियों के साथ हम विदा लेते हैं। जय बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु।